नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योति स्वागत अभिनंदन करती हूँ आप सभी का हमारे बेहद विशेष कार्यक्रम हेल्थ मैक्स में। और हमारे आज के इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं डायबिटीज़ के बारे में। क्या होती है डायबिटीज़, किन कारणों से होती है और क्या कुछ उपाय किए जा सकते हैं अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, इस विषय पर चर्चा करेंगे। और इस बारे में तमाम जानकारी के लिए इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर हिमांशु सिंह। चलिए सबसे पहले मिलकर डॉक्टर साहब का स्वागत करेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत करूँगे कार्यक्रम में आपका। तो बिल्कुल दर्शकों, हमारे आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत की जाए। आप सभी को बता दें कि लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। आप डॉक्टर साहब से संपर्क कर सकते हैं। किसी तरह का कोई भी रोग है, आप संपर्क कर कर अपनी तमाम परेशानियों का समाधान पा सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं डायबिटीज़ यानी मधुमेह के बारे में। जी डॉक्टर साहब, अगर हम आज के इस समय की बात की जाए तो डायबिटीज़ एक ऐसा रोग है, अगर किसी घर में 5 सदस्य हैं तो उनमें से 3 सदस्यों को नॉर्मली होती है। पहले के समय की अगर बात की जाए, अपने दादा दादी की एज की अगर उस समय की बात की जाए, तो बामुश्किल ही किसी इंसान को सुनने को मिलता था, लेकिन आज के समय में बच्चों को भी देखने को मिलती है। सबसे पहले तो जानना चाहूँगी कि डायबिटीज़ है क्या और क्या कारण है? देखिए, डायबिटीज़ जनरली तो देखिए ये एक सिंपल सा अगर तरीके से बोला जाए तो वो है कि ब्लड के अंदर शुगर की मात्रा नॉर्मल से अधिक हो जाए तो उसको डायबिटीज़ कहा जाता है। अब ये नॉर्मल मात्रा क्या है, तो नॉर्मल मात्रा वैसे आम लोग सभी जानते हैं, फिर भी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अगर फास्टिंग की बात करें तो अगर हम ब्लड शुगर लेवल चेक करते हैं तो उसमें 70 से 110, और अगर हम पीपी की बात करें, खाना खाने के 2 घंटे बाद वाली शुगर की, तो वो होती है 110 से 140, और रैंडम में बात करें तो 110 से 150 भी हो जाती है। हालांकि अब धीरे धीरे विद केस स्टडीज़ इसका लेवल थोड़ा सा इंक्रीज़ भी कर रहे हैं हम, जैसे पीपी लेवल में 150 भी कभी कभार हम उसको नॉर्मल में ले रहे हैं या फिर बॉर्डर लाइन केस ले रहे हैं। जैसा कि आपने पूछा कि ये इतनी अधिक क्यों हो रही है, देखिए सबसे बड़ा अधिक होने का कारण 2-3 फैक्टर्स हैं। अगर हम बात करें मिडिल एज लोगों की, या फिर हम बात करें 30 से ऊपर वाले लोगों की, और आगे 60, 70, 80 वाले जो टाइप 2 की कैटेगरी में आते हैं, उनमें ज़्यादा होने का सबसे प्रमुख कारण हो रहा है एक तो स्ट्रेस। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस एक सबसे बड़ा कारण हो रहा है, क्योंकि आप ओवर थिंक करते हो जब ऑन अ सर्टन टॉपिक्स, ऑन सर्टन इश्यूज़, तो अधिकतर तौर पे ये देखा जाता है कि ज़्यादा स्ट्रेस और लैक ऑफ फिज़िकल वर्क, जब आप कम काम करोगे या मूवमेंट बॉडी की फिज़िकल लेवल पे कम हो जाएगी। ऑफिस जॉब ले ली, लोगों के ऑफिस जॉब्स हैं, डेस्क जॉब्स हैं, बैठे रहने का काम हो गया, एक्सेसिव टेंशन हो गई, तो ये 2-3 लैक ऑफ फिज़िकल वर्क, एक्सरसाइज का कम होना, ओबेसिटी एक फैक्टर बन जाता है, स्ट्रेस एक फैक्टर बन जाता है। ये सब फैक्टर ज़्यादा हो गए हैं आजकल। इसी वजह से हम देखते हैं कि लोगों में ये अधिक पाई जाती है आजकल एज़ कम्पेयर टू, जो अगर हम बात करें आज से 20-21 साल, 22-23 साल पहले आपको बहुत कम सुनने को मिलता था, मगर अब ये अधिकतर बहुत सारे लोगों में देखते हैं कि घर के अंदर, आपने बिल्कुल सही बोला कि अगर 5-7 लोग हैं या 4-5 लोग भी हैं, तो उनमें से अगर 2 घर या 3 घर आपस हम एक जगह एक लेन में बात करें तो 1-2 घर में मिल ही जाती है 3 में से। और इंडिया तो एक तरह से कैपिटल बनता जा रहा है, क्योंकि 2-3 चीज़ें इसमें भी एक फैक्टर है। सबसे बड़ा फैक्टर ये हो गया है कि पार्क्स में बच्चे कम और बुजुर्ग ज़्यादा घूम रहे होते हैं, वो भी एक फैक्टर हो गया है। और ऊपर से अब जो कोरोना आ गया है, तो उसके बाद तो क्या होता है कि बच्चों को बाहर नहीं निकाल पा रहे, तो बच्चों की तो फिजिकल एक्टिविटी अब नील के बराबर हो गई है, तो वो भी एक फैक्टर बन जाएगी आगे चल के इन बच्चों में, जो कि अभी बेचारे छोटे एडोलसेंट एज में हैं, कि ये भी कभी आगे चल के शिकार हो सकते हैं इस चीज़ के। कोशिश ये रहनी चाहिए कि भाई क्या कहते हैं, उनको फिजिकली घर पे ही कुछ ना कुछ एक्टिविटी इस तरह की दें कि उनका कुछ पसीना बहे, थोड़ा सा क्या कहते हैं फिजिकल मूवमेंट हो। जब तक हम फिजिकल मूवमेंट रखेंगे तब तक चांसेस ये हैं कि डायबिटीज़ से हम ग्रसित नहीं होंगे। ये जो धारणा लोगों ने बना रखी है कि मीठा खा लिया, ये खा लिया, उससे डायबिटीज़ नहीं होती। एक्सट्रीम अगर आप कैलोरी अपनी खा भी रहे हो, बहुत एक्सेसिव कैलोरी इनटेक है, बट उसको अगर कट डाउन करने के लिए आपकी फिजिकल जो काम करना है वो बहुत ज़्यादा है, तो वो सब चीज़ें बराबर हो जाती हैं। मेनली हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, या फिजिकल एक्टिविटी किसी तरह की भी, कोई स्पोर्ट्स चुन लें, वो खेलें, और साथ में अपना स्ट्रेस फ्री लाइफ रहे। स्ट्रेस तो देखो सबके जीवन में किसी ना किसी तरीके से आता रहेगा, वो भी एक बात है। मैं बोल दूं कि स्ट्रेस फ्री रहना है जी, अब भाई आदमी बाहर निकला है, काम कर रहा है, तो स्ट्रेस तो आएगा, मगर बेसिक ये है कि स्ट्रेस को कम से कम रखें। कोशिश ये करें कि हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल ना रहें। अपने को वाइंड अप करने के लिए, मतलब अच्छे मूड में रहने के लिए कुछ ना कुछ और चीज़ें करते रहें जो आपको पसंद हो।
तो ये चीज़ है, डायबिटीज़ के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं कि किन किन तरह की डायबिटीज़ होती है। तो देखिए, डायबिटीज़ प्रमुखतः तो 2 तरह की होती है। अगर हम बात करें टाइप 1 एंड टाइप 2, टाइप 1 उन लोगों को कहा जाता है जो कि इंसुलिन डिपेंडेंट केसेस होते हैं, जिनको कि जैसे ही स्टार्टिंग हुई इंसुलिन पे आ गए वो। उसका कारण क्या है कि बीटा सेल्स बिल्कुल ही ख़त्म हो गए हैं, लैक ऑफ बीटा सेल्स हैं, या इंसुलिन बिल्कुल ही नहीं बन रहा है। तो वो एक सबसे बड़ा फैक्टर होता है टाइप 1 की कैटेगरी में। ज़्यादातर बच्चे इफेक्टेड होते हैं, बिलो 30 एज में ही टाइप 1 जनरली आता है, उससे आगे बहुत कम देखा गया, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में। और जनरली क्या कहते हैं, क्यों? क्योंकि उसका भी एक कारण है, क्योंकि वो बेसिकली क्या होता है कि हमारी ऑटो इम्यूनिटी की डिजीज़ बन जाती है तब वो, कि हमारे बॉडी के इम्यूनिटी ही हमारे बीटा सेल्स को भारी समझ के उस पर अटैक कर देती है, और उसके बाद वो बीटा सेल्स डेड हो जाती हैं, डैमेज हो जाते हैं। उनके चलने से ये बनता है डायबिटीज़ टाइप 1 का केस। अब हम बात करें टाइप 2 की, तो टाइप 2 जनरली आफ्टर 30 आता है, और कई बाई किसी मतलब 1 in a million केसेस में या 1 in lakh केसेस में इस तरह का भी देखा जाता है कि अबव 20 का केस है, कोई डायबिटिक हुआ बट वो मेडिसिन से कंट्रोल कर पा रहा है। इट मीन्स कि वो भी टाइप 2 की कैटेगरी में फॉल कर रहा है, बट वो रेयर केस है। अबव 30 तो मैक्सिमम लोग पहले मेडिकेशन पे आते हैं, धीरे धीरे करके विद टाइम अगर वो इंसुलिन पे चले भी जाए, बट दे विल स्टिल बी कैटेगराइज अंडर टाइप 2। तो ये 2 मेन कारण रहते हैं। उसके अलावा प्रेगनेंसी में जो डायबिटीज़ होती है उसको भी बोलते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़, वो भी देखी जाती है, बट वो कई बारी केसेस में अपने आप से ठीक हो जाती है, सेल्फ करेक्शन जिसे कहते हैं हम, वो भी हो जाता है बॉडी के अंदर, तो वो ठीक भी हो जाती है। बट अगर वो रह जाती है तो फिर वो बाद में कैटेगराइज हो जाती है टाइप 1 या टाइप 2 की कैटेगरी में लेटर ऑन, अगर वो आफ्टर डिलीवरी डायबिटीज़ नहीं गई सेल्फ। तो ये प्रमुखतः 3 कारण, 3 बेसिकली टाइप्स रहते हैं इसके। जी डॉक्टर साहब, जैसे हम बात कर रहे हैं डायबिटीज़ के बारे में, और जैसे कि आपने बताया कि 2 प्रकार की होती है, लेकिन हम जाने कैसे कि जो हमें ये डायबिटीज़ हुई है ये हो गई है या होने वाली है? क्या लक्षण, क्या चीज़ें हमारे सामने ऐसी आएंगी जिसके कारण से हमें ये पता चलेगा कि ये बीमारी ने अब हमें घेर लिया है? देखिए, कई सारे फैक्टर्स हैं इसके अंदर भी। अगर हम बात करें, एक तो कि किसी किसी को क्या होता है, सडन वेट लॉस होने लग जाता है, तो वो एक फैक्टर हो जाता है कि वेट लॉस हो रहा है लोगों को। उसके अलावा क्या है, मुंह सूखना, वो भी बहुत ज़्यादा देखा जाता है। एक्सट्रीम एक्सेसिव यूरिनेशन जाना रात के टाइम, भले ही आपने पानी ज़्यादा ना पिया हो, आप देख रहे हो, या डे टाइम में भी आप एक्सेसिव यूरिनेशन का यूज़ हो रहा है, वो एक फैक्टर हो जाता है। वेट का गिरना, जैसे मैंने आपको बताया। उसके अलावा अगर हम बात करें तो कई बार देखा जाता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस जो बॉडी में डेवलप हो रहा है, वो एक फैक्टर बनता है। उसको पहचानने के लिए 1-2 मार्क्स बताए हुए हैं वैसे साइंस के अंदर, कि जैसे आपकी एल्बो काली पड़ रही है या नेक के पीछे कालापन आ रहा है, तो वो ऑल ऑफ अ सडन अगर कालापन या काला देख रहे हैं, तो इट मीन्स कि कई बारी वो साइंस होते हैं कि हमारी बॉडी फाइट कर रही है, कि हमारी इंसुलिन सिक्रीशन तो हो रही है मगर हमारे बॉडी के सेल्स रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं टुवर्ड्स इंसुलिन, उस इंसुलिन के सिग्नल्स को ले नहीं रहे। क्योंकि जब बॉडी के सेल्स इंसुलिन के सिग्नल्स को लेते हैं, तभी वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजिन में कन्वर्ट करके हमारी शुगर के लेवल को ब्लड के अंदर कम करते हैं। तो वो कुछ ये फैक्टर्स भी देखे जाते हैं आमतौर पे, कि एल्बो किसी की काली हो रही है, गर्दन से काला हो रहा है, इट मीन्स कि देयर इज अ फाइट गोइंग ऑन इनसाइड योर बॉडी। मतलब हिंदी में अगर मैं इसको बोलूँ कि एक फाइट, लड़ाई चल रही है आपकी बॉडी के अंदर डायबिटीज़ को रोकने की। क्योंकि बॉडी भी पूरा कोशिश कर रही होती है कि शरीर में बीमारी ना आए, व्याधि ना आए, मगर क्योंकि वो फैक्टर्स ओवर पावर कर जाते हैं हमारी बॉडी के फाइटिंग इम्यूनिटी को, तब वो बीमारी हमें लग जाती है। तो मेनली प्रमुखतः अगर हम बोलें कि इन लक्षणों को देख के हमें पता चलेगा, तो वो यही प्रोमिनेंट लक्षण होते हैं। उसके अलावा जनरली वीकनेस, फिजिकल फटीग फील करना, थोड़ा बहुत काम कर लेना, आपको लगना मैं थक रहा हूँ, पिंडलियाँ दर्द कर रही हैं। उसके अलावा एक फैक्टर ये भी देखा जाता है कि क्या कहते हैं, पेशेंट को लेजीनेस आ जाना, कि काम करने का मन ना करना, दिन भर सोने का मन करना, वो भी एक फिजिकल प्रॉब्लम फील आती है उसके अंदर। तो ये सब कुछ फैक्टर्स हैं। इनके बाद हमें फिर टेस्ट करा के पता लगेगा ही कि भाई डायबिटीज़ है कि नहीं है। तो उसमें आप अपना, सबको पता ही है क्या क्या टेस्ट होते हैं, फिर भी एक जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ कि फास्टिंग ब्लड शुगर भी करा सकते हैं, पीपी ब्लड शुगर भी करा सकते हैं, रैंडम भी करा सकते हैं। इसके अलावा अगर मान लीजिए इन सब के अलावा भी आप करा सकते हैं, यूरिन टेस्ट करा सकते हैं। उससे भी हमें बहुत जल्दी पता चल जाता है कि यूरिन में अगर शुगर लेवल है तो वो +1, 2 या 3 के लेवल पे आएगा। इसके अलावा ये तो हो गई ये वाले टेस्ट, और अगर आप 3 मंथ का एवरेज शुगर चेक करना चाहते हैं तो HbA1c का टेस्ट भी करा सकते हैं। इसके अलावा आप ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट भी करा सकते हैं।
जिसमें कि आप ग्लूकोज लेंगे और आपकी रीडिंग को हर एवरी हाफ एन आवर बाद हम कैलकुलेट करते हुए देखेंगे। अगर वो 200 से ऊपर गई तो इट मीन्स कि यू आर अ केस ऑफ डायबिटीज़ एंड यू माइट हैव इनकाउंटर्ड डायबिटीज़। अगर वो नहीं जाता है तो इट मीन्स कि क्या कहते हैं, आप डायबिटिक नहीं हैं। बट अगर स्टिल आप बॉर्डर लाइन पे भी हैं तो भी कोशिश करिए कि जो चीज़ें कार्बोहाइड्रेट कंटेंट हैं उनको अवॉइड करें ताकि आप डायबिटिक आगे ना बने। तो प्रमुखतः ये कारण और ये इनके टेस्ट रहते हैं। जी, तो सर आपने इनके कारण भी बताए और इनके लक्षण भी बताए, साथ में ये भी बताया कि डायबिटीज़ कितने प्रकार की होती है। अब अगर बात की जाए ट्रीटमेंट की, तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि किस तरह से वो डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, क्या उनका खान पान होना चाहिए, क्या योगा, क्या एक्सरसाइज है जो उनको फिट रख सकती हैं, इसके साथ ही किस तरह का ट्रीटमेंट वो ले सकते हैं। देखिए, ट्रीटमेंट्स तो प्रिवलेंट मार्केट में बहुत सारे हैं। कन्वेंशनल ट्रीटमेंट्स भी हैं, अनकन्वेंशनल भी हैं, कंजर्वेटिव थेरेपीज़ भी हैं, नॉन कंजर्वेटिव भी हैं। तो बेसिक क्या है कि हमें देखना है कि बेस्ट क्या है हमारे लिए। देखिए, आप अगर कंजर्वेटिव थेरेपीज़ पे जाएंगे तो वो बेस्ट ऑप्शंस है। कंजर्वेटिव थेरेपी उनको कहा जाता है जो कि ट्रीटमेंट आम तौर पे आप नहीं लेके एक ऐसा ट्रीटमेंट ले रहे हैं जिससे कि रिवर्सल ऑफ डायबिटीज़ की तरफ हम बढ़ सकें। तो मैं अगर अब बात करूं हमारे ट्रीटमेंट की, तो हम इसमें एक बेसिकली मशीन देते हैं जिसका नाम है डायबाट्रॉन। तो वो जो आप नॉर्मल ट्रीटमेंट्स लेते हैं उससे और इसमें क्या फैक्टर है, ये फ़र्क क्या है, पहले तो मैं वो बताना चाहूँगा। देखिए, आप नॉर्मली जो मेडिसिन्स लेते हैं तो मेडिसिन्स की भी सबकी एक शेल्फ लाइफ है। जैसे मान लीजिए आपने एलोपैथिक एस्पेक्ट में मेडिसिन्स ली, चाहे आपने मेटफॉर्मिन ली, चाहे आपने ग्लिम्पेराइड ली, चाहे आपने लेनाग्लिप्टिन ली, चाहे आपने सीटाग्लिप्टिन ली, या आपने क्लिकाजाइड ली, पायोग्लिटाजोन ली, तो जितनी भी ये सारी मेडिसिन्स हैं इनकी एक शेल्फ लाइफ है। कुछ समय चलेंगी, उसके बाद आपको दवाइयाँ चेंज करते रहना पड़ेगा। अल्टीमेटली एक टाइम आएगा कि आपको डॉक्टर बोल देगा कि योर शुगर लेवल्स आर नॉट गेटिंग कंट्रोल्ड बाय दीज मेडिसिन्स, मतलब आपका शुगर लेवल मेडिसिन से कंट्रोल नहीं हो पा रहा। अगर वो फैक्टर आ जाता है तो मान के चलिए फिर आपको इंसुलिन पे आना पड़ेगा। तो उनके भी बहुत सारे सेट ऑफ साइड इफ़ेक्ट्स हैं, मेडिसिन के अलग साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो वो फिर भी एक ऐसी ट्रीटमेंट है कि धीरे धीरे आप देखेंगे 90% ऑफ द केस जो कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम की तरफ या नेफ्रोपैथी की तरफ या आपकी न्यूरोपैथी की तरफ या रेटिनोपैथी की तरफ जाते हैं, वो सब कौन होते हैं? वो सब वही पेशेंट्स तो होते हैं जो मेडिसिन डिपेंडेंट होते हैं या इंसुलिन ले रहे होते हैं। तो इसके वजह क्या लगाती है आपको? यही है कि आप जो मेडिसिन ले रहे हैं उनका एक तरह से इतना अब्यूज़ हो चुका है कि अल्टीमेटली आप उस पाथ पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे कि आपकी किडनी खराब हो रही है, या आपको पैरों में सुन्नपन, झुनझुनाहट, चीस मचना, या आगे चल के उसमें कोई घाव हो गया नहीं हील होता तो उसके बाद गैंग्रीन बनने का खतरा, फिर ग्राफ्टिंग होगी स्किन की, मतलब वो कंडीशन पे पहुंच जाओगे जो कि बहुत खतरनाक है। इसके अलावा रेटिनोपैथी हो जाना कि जिसमें रेटिना के ऊपर ब्लड आ जाना, मतलब कंप्लीट ब्लाइंडनेस वाली कंडीशन हो जाती है, क्योंकि रेटिना तो रिपेयरेबल नहीं है। आप लेज़र ऑपरेट करा लेते हैं लोग, बट वो भी एक ट्रीटमेंट नहीं है, वो तो सिर्फ एक खाना पूर्ति का काम है कि हमने एक ऐसा ट्रीटमेंट ले रहे हैं कि अभी हमें पता है कि वो फेल तो होना है, बट अभी के लिए क्या करें, जो अभी जो ब्लड आ रहा है उसको रोकने के लिए, तो सिजेशन के लिए लोग क्या कहते हैं, लेज़र करा लेते हैं। बट वो कराना भी पड़ता है क्योंकि मजबूरी है, उसको रोकना है। बट इन सब चीज़ों तक बात ना पहुँचे उसके लिए क्या किया जाए? देखिए, कई लोग क्या करते हैं, आयुर्वेद की तरफ चले जाते हैं। अब मैं आपको उसका भी बता देता हूँ। आयुर्वेद का ट्रीटमेंट जी फ़ायदेमंद सिर्फ उन्हीं केसेस में होता है जहाँ पे कि आप ओवर परहेज कर रहे हो। इतना ओवर परहेज कर लेता है कि आदमी को जान ही नहीं रहती शरीर में। क्यों? क्योंकि वो साहब मीठा वीठा सारा कार्बोहाइड्रेट कंटेंट नील कर देता है अपना। वो क्या खा रहा है? वो थोड़ा बहुत प्रोटीन खा लेता है, उसको बोल देते हैं कि जी हरे पत्ते वाली सब्जियां खा लो। ये सब चीज़ें खा लोगे मगर कितने दिन? अल्टीमेटली क्या होगा, आप प्रोटीन एक्सेसिव भी लेने लग जाओगे तो किडनी पे भी तो असर कर दोगे अल्टीमेटली। लोग क्या करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट कंटेंट कम हो गया जी, प्रोटीन खा लेंगे। अब प्रोटीन भी एक्सेसिव अगर बॉडी में होगा तो उसको डंप आउट करने के लिए किडनी को बहुत काम करना पड़ेगा, और अगर उसी समय में आपकी शुगर कंट्रोल नहीं चल रही है तो आप सोचिए कि किडनी पे भी असर हो जाएगा जो एक्सेसिव काम कर रही है। अगर कोई आदमी 2 घंटे काम कर सकता है, आप उसको 4 घंटे 5 घंटे काम कराओगे तो वो कितने दिन कर लेगा? 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 1 महीना, उसके बाद वो ठप हो जाएगा। ऐसे ही किडनी है, अगर आप एक्सेसिवली प्रोटीन ही लेते रहोगे तो किडनी ने ठप होना ही है। शुगर आपकी कंट्रोल नहीं चल रही होगी तो क्या होगा, शुगर भी अफेक्ट करेगी किडनी के ऊपर, और जो एक्सेसिव प्रोटीन आप ले रहे थे वो भी अफेक्ट कर देगा किडनी के ऊपर। तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपकी किडनी डैमेज हो गई। न्यूरोपैथी भी ऐसे ही आती है कि जब शुगर कंट्रोल नहीं रहेगा, 180 से ज़्यादा शुगर रहने लग जाता है बॉडी के अंदर, तो शुगर में क्रिस्टल्स बन जाते हैं। शुगर मतलब ब्लड के अंदर शुगर के क्रिस्टल्स, वो क्रिस्टल्स आके नर्व एंड पे डिपॉजिट हो जाते हैं, और जब वो नर्व एंड पे डिपॉजिट हो जाते हैं
तो उससे क्या फैक्टर डेवलप होता है, उससे ये फैक्टर डेवलप होता है कि आपके जो ब्रेन से सिग्नल चल के पैरों में जा रहा है वो सिग्नल मिस होने लगेगा। जब वो मिस होने लगेगा, स्लोली पहुंचेगा पैरों तक, तो उसी को कहते हैं न्यूरोपैथी, जहाँ पे लोगों को सेक, चीस मचना, जलन होना और चलते चलते चप्पल उतर जाना, ये सुनपन की चीज़ें उनको दिखती हैं या आती हैं या फील करते हैं। अब इसका मैंने आपको बता दिया कि आप आयुर्वेदिक भी लोगे तो वो 19-20 का जो असर लेना है, 19-20 का असर तो आप बैलेंस डाइट लो और एक्सरसाइज करोगे उससे भी पालोगे। तो अननेसेसरीली अपने दवाई भरनी है अपने शरीर में, और वो दवाई का आपको पता है कि वो किस पे बेस्ड है। जो प्रिंसिपल एलोपैथी का है वो तो मैंने आपको बताया कि वो एफिशिएंसी बढ़ा रही है बीटा सेल्स की, आपकी जितनी है वो उसमें से इंसुलिन निकाल देगी। अल्टीमेटली क्या होगा, जब उसमें इंसुलिन निकलने की क्षमता खत्म हो जाएगी, आप इंसुलिन पे आ जाएंगे डायरेक्टली। मेडिसिन जो इफेक्ट कर रही थी वो इफेक्ट खत्म होता जाएगा। तो उसके भी एक सेट ऑफ प्रॉब्लम्स हैं। आयुर्वेद का मैंने आपको बता दिया कि आयुर्वेद में ये इशू है कि वो मीठे को कड़वे को मीठे से मारने का कॉन्सेप्ट पे चलती है। अब आप ये सोचिए कि बॉडी के अंदर भी तो एक लिमिट ही है कड़वा खाने की। अगर आप एक्सट्रीम कड़वा खाने लग जाओगे तो क्या होगा, हम गाय भैंस ही बन जाते, फिर तो हम कड़वा ही खाने लग जाते, क्योंकि सेल्यूलोज जो गाय भैंसें खाती हैं वही तो खाती है कड़वा। कड़वे की एक लिमिट है हमारी बॉडी में। एक्सट्रीम कड़वा खाने लग जाओगे तो आपकी बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब मैं सिंपल भाषा में समझाऊं तो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, ये सब इलेक्ट्रोलाइट में आते हैं, मैग्नीशियम, ये सब के लेवल कम, पोटेशियम, फॉस्फेट, ये सब के लेवल टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे, अटैक पड़ जाएगा किसी को, मर जाएगा बंदा। तो ये भी एक लिमिट है उस कड़वे खाने की भी। ओवर लिमिट हो जाएंगे तो हम गाय भैंस हो गए, फिर नमक क्यों बना था, चीनी क्यों बनी थी, फिर तो हम आटा भी ना खाते, फूल पत्तियाँ और घास ही खा लेते, इन्हीं से काम बन जाता। तो वो आयुर्वेद के चक्कर में इतना ना पड़े। आजकल तो सारी बीमारियों में आयुर्वेद को यूज़ इतना करने लग गए हैं, वो ठग विद्या ज़्यादा बन गई है। क्यों? क्योंकि जो प्रोमिनेंटली सही तरह से आयुर्वेद की ट्रीटमेंट करने वाले लोग हैं वो फोरफ्रंट में नहीं है। जो नकली तरह से ट्रीटमेंट करने वाले हैं वो फोरफ्रंट में है, और जो बेचारे सही ट्रीटमेंट करने वाले पुराने अच्छे वैद्य थे, जो आज भी वैद्य हैं अच्छे, वो बैकग्राउंड में चले गए। क्यों? क्योंकि उनको प्रमोट करने वाला कोई नहीं है। तो अल्टीमेटली उन लोगों से भी बचना है। तो ये हो गई। और सेकंड बात है कि आप एक्सरसाइज से थोड़ा बहुत आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली डाइट और एक्सरसाइज एक लिमिट तक, 200 सवा 200 वाली शुगर है वो उतना काम करेगा तो वो 150 तक आ जाएगा, तो वो कंट्रोल रख पाएगा। बट अल्टीमेटली हम बात कर रहे हैं रिवर्सल की, कैसे ठीक करना है। तो ठीक करने के लिए जो हम मशीन बताते हैं वो आप यूज़ करें। डायबाट्रॉन और डायबाट्रॉन प्लस 2 मॉडल आते हैं इसमें। डायबाट्रॉन नॉर्मल इसलिए दिया जाता है कि डायबाट्रॉन नॉर्मल जो है वो ये काम करता है कि बेसिकली वो अपनी वेव से आपके पेनक्रियाटिक बीटा सेल के डैमेज को रिपेयर करता है, और जैसे जैसे बीटा सेल के डैमेज को रिपेयर होता जाता है आपकी शुगर कंट्रोल होती जाती है। इस तरह से हम टाइप 2 के केसेस को ख़त्म करते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप 1 की। तो ये कैसे काम करते हैं। टाइप 1 में हम डायबाट्रॉन प्लस देते हैं, डायबाट्रॉन नॉर्मल हम टाइप 2 में देते हैं, क्योंकि उसके अंदर हमने एफिशिएंसी बढ़ानी है और बीटा सेल के डैमेज को रिपेयर करना है। टाइप 2 के अंदर बीटा सेल ऑलरेडी डेड हैं तो उनको रिजुविनेशन प्रोसेस करना है। तो बेसिकली डायबाट्रॉन प्लस हम रिजुविनेशन के लिए दिया जाता है। वो क्या करता है, वो अपनी वेव से बेसिकली रिजुविनेट करना शुरू करता है। उसमें स्टिमुलेशन इस तरह की पहुंचाता है कि जो आपके पेनक्रियाटिक बीटा सेल्स हैं जो डेड हो गए वो बाहर से रिजुविनेट होने लगे, और रिजुविनेट होते होते आपकी इंसुलिन लेवल बढ़ने लगे, बॉडी में जो सिक्रीशन वो करें उससे आपकी शुगर लेवल कंट्रोल होती जाए। अल्टीमेटली आपकी शुगर लेवल कंट्रोल होने लगी तो जो आउटर इंसुलिन आप इनटेक कर रहे हैं वो धीरे धीरे करके कम करते हुए हम उनको नॉर्मल कर लेंगे। हमारा जो परसेंटेज ऑफ रिजल्ट है इन टाइप 2 केसेस वो आप मान के चलिए 90 to 100% है। मतलब ऑलमोस्ट रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस के अंदर ही पेशेंट को ना फायदा हो ऐसी स्थिति बन सकती है, नहीं तो सबको फायदा होता है। ना आपको दवाई लेनी है ना कुछ करना है, उसको 6, 7, 8 महीने रेगुलर लगाएं और हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा आपको डायबिटीज़ से। और यही ट्रीटमेंट है जी, इसका यूज़ करें आप। इससे न्यूरोपैथी भी ठीक कर सकते हैं, मतलब जो जलन है, सुन्नपन है, चीस मचना है वो भी, और डायबिटीज़ भी। तो ये कुल मिला के हमारे 2 मशीनें हैं जो हम देके जिससे हम टाइप 2 और टाइप 1 दोनों बीमारियों को ठीक करते हैं। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, 2 प्रकार के जो डायबिटीज़ के प्रकार होते हैं उनको ठीक किस तरह से किया जा सकता है इसके बारे में डॉक्टर साहब ने बताया। और अगर आप अच्छा ट्रीटमेंट लेंगे तो आप जल्द से जल्द ठीक भी हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको इन नंबर्स पर संपर्क करना होगा, डॉक्टर साहब से संपर्क करना होगा। आप हॉस्पिटल में जाकर मुलाकात कर सकते हैं, अपनी जो भी समस्या है, परेशानी है, उसके बारे में बता सकते हैं। क्योंकि अगर आप किसी रोग में घिरे हुए हैं, उस रोग से बाहर निकलने के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, तो आपको संपर्क करना पड़ेगा, इन नंबर्स पे कॉल करना पड़ेगा। और नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर
फ्लैश हो रहे हैं। तो डॉक्टर साहब आप स्टूडियो में आए, आपने बताया कि किस तरह से डायबिटीज़ की इस जो बीमारी है जिसमें लगातार हम लोग जो हैं वो घिरते जा रहे हैं कहीं ना कहीं अपनी ही गलतियों की वजह से, उससे किस तरह से निजात मिल सकती है, क्या कुछ उपाय कर सकते हैं और ट्रीटमेंट किस तरह का होना चाहिए। जो सबसे मेन चीज़ होती है वो ट्रीटमेंट होती है, वो किस तरह का होना चाहिए। तो इस तमाम जानकारी के लिए और स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार। नमस्कार।